नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पंजीयन भवन और भोपाल में अत्याधुनिक साइबर पंजीयन कार्यालय का शुभारंभ और लोकार्पण किया है। यह कार्यालय राज्य में पंजीयन सेवाओं को डिजिटल और सुगम बनाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। नए साइबर पंजीयन कार्यालय में तकनीकी उपकरण और सुविधाएं आधुनिक मानकों के अनुरूप है, जिससे कि नागरिकों को पंजीयन से संबंधित कार्यों में तेजी और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहल प्रशासनिक कार्यों में सुधार और जनता को सुविधाजनक सेवा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर चंद्रमौली जी दोनों अमित, तो एक तो बोल ही दिया मैंने, एक और अमित है, तोमर भी है। और इस अवसर पर पूरे प्रदेश में कोने कोने से जुड़े सभी हमारे अधिकारीगण, इस व्यवस्था का लाभ लेने वाले लाभार्थीगण, हमारे बैंकों से जिनका हमारा रोजमर्रा में काम पड़ेगा, ऐसे सभी अलग अलग दायित्ववान मित्रों, पत्रकार साथियों, संकल्प जब सिद्ध होता तो ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होता है। और ये यशस्वी प्रधानमंत्री के दरमियान उनके काम करने के तरीकों में जहाँ जहाँ विकास की गुंजाइश है, वहाँ वहाँ विकास, और विकास में जवाबदेही, पारदर्शिता, शुचिता, तत्परता, तीक्ष्णता और नवाचार को पर्याप्त प्रोत्साहन देने के ये प्रकल्पों का अभियान है। जो जिस प्रकार से माननीय देवड़ा जी ने बताया कि हमारी संपदा 1, संपदा 2 और अब ये साइबर पंजीयन, सच में ये एक प्रकार से आज बदलते दौर में जब देश बदल रहा है तो हमारा मध्य प्रदेश भी बदल रहा है, और मध्य प्रदेश के अंदर इन सारी बातों को प्रोत्साहन देने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। कितना अच्छा लगता है कि आदमी अपने घर से सारी चीज कर रहा है। बैंक वाला बैंक में बैठा है, पंजीयन करने वाला पंजीयन के ऑफिस में बैठा है, कहीं किसी को आने जाने की जरूरत नहीं। और इस प्रकार से डिजिटल क्रांति के दौर से अब हमारा मध्य प्रदेश एक तरह से इस दौर में सबसे आगे आया है। मुझे नहीं मालूम कि देश में कहीं और अभी लागू हुआ है। पूरे देश का पहला राज्य है। जोरदार अभिनंदन कर दे। मैं आपको सबको यहाँ देख रहा हूँ ताली बजा करके, जहाँ तक भी आप बैठे हैं, जो भी बैठे हैं, सारे लोग ताली बजा करके इस पूरे आयोजन का एक तरह से भागीदार बने। और जो मैं देख रहा हूँ कि इसमें लोन, मुख्तियारनामा, माइनिंग लीज, हलफनामा, पावर ऑफ अटर्नी, पार्टनरशिप डीड, सारे पंजीयन के जो जरूरी काम है वो सब साइबर पंजीयन के माध्यम से हो रहा है। तो कई प्रकार के जो आरोप लगते हैं उससे बचने का मौका भी मिल जाएगा। और जब हम अपने इन तकनीक के बाद में, इसकी सुरक्षितता भी बहुत है। कई बार कागज बना के ले जाते हैं, कागज पानी में गिर गया, कहीं कुछ और गुम गया, कोई किसी ने फाड़ दिया गुस्से में, या 50 तरह की चीजें रहती है। लेकिन अब इन सारी बातों से एक तरह से मुक्ति मिलेगी, और ये भी फेसलेस तरीके से होगा तो गलती की होने की संभावना भी नहीं है। हमारे लिए ये एक बहुत अच्छा बड़ा सिस्टम है। मेरी अपनी ओर से बधाई दे रहा हूँ। और इसमें शासन के साथ उसके उपक्रमों के अंतरण दस्तावेज भी पेपरलेस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से इनका बड़ा काम पूरा होगा। मैं खासकर इस आज बदलते दौर में स्टार्टिंग से जब हाथ के और स्टाम्प मिलते थे तब से मेरा संपर्क आता था, और ठप्पे लगा लगा के परेशान रहते थे, सारे हाथ काले करा देते थे, वो छापा लगवाते थे, बड़े क्या मालूम क्या क्या कराते थे। अच्छे खासे साइन करने वालों को भी अंगूठा लगवाते, नहीं अंगूठा लगाओ, अंगूठा घिसो उसमें। आजकल वो अंगूठे वाला नाटकबाजी, ये क्या कौन सी दुनिया। लेकिन कोई बात नहीं, अब ये सब दौर से निकल करके आज की नई पीढ़ी के लिए नया समय आया है। और ऐसे में पंजीयनकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि इसका लाभ अधिकतर लोग उठाए और नीचे तक इसकी बात भी पहुंचाए। यद्यपि अभी लगातार 2014 के बाद से तो हमारा कई सारे क्षेत्रों में बदलाव आया और प्रदेश में भी बदलाव आया है। 2024-25 में दस्तावेजों के पंजीयन, ई स्टैंपिंग के माध्यम से एडवांस सॉफ्टवेयर संपदा 2 लागू किया गया, और दस्तावेजों का डिजिटल एवं पेपरलेस तरीके से
पंजीकरण प्रारंभ किया। इसके कारण से उपपंजीय कार्यालय आने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले गुना, हरदा, रतलाम, डिंडोरी में नए पंजीयन और ई स्टाम्पिंग संपदा 2 का सफल पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था और मुझे इस बात की प्रसन्नता भी कि इस नवाचार को 2025 का राष्ट्रीय ई गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार मिला था। अभी तक 14,95,000 से ज़्यादा दस्तावेजों का पंजीयन हुआ है और अब जब 55 जिलों में साइबर तहसील का इस परियोजना को लागू कर रहे हैं तो मान के चलो कि सुशासन को लेकर के नामांतरण, बंटवारा, राजस्व प्रकरण का ये सब प्रकार के निराकरण भी संपदा 2 के माध्यम से हो रहा है। लेकिन अब ये जो नया काम आया, खासकर पंजीयन का दस्तावेजीकरण, उपपंजीयन कार्य सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, तो इनकी अपील भी होगी है। कम ज़्यादा ब्याज, कम ज़्यादा स्टाम्प लगा लेंगे, क्या है ऑनलाइन डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास, इसमें भी रहेगी। अच्छा, तो एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में हम सारे जिलों के बीच में इसका लाभ कम से कम अब कब से, आज से चालू कर रहे हैं पूरे प्रदेश में। तो 31 मार्च का हिसाब इसी में आएगा। तो 31 मार्च तक देखते हैं कौन अच्छा सबसे ज़्यादा अपना रिकॉर्ड बनाता है। मैं उम्मीद करूंगा कि पुरस्कार के आधार पर हम अपने इस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का एक तरह से आयोजन करते हैं, अधिकतम लोगों को लाभ दिला करके इस नवाचार का लाभ उठाएं। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। ये अभिनव पहल निश्चित ही डिजिटल मध्य प्रदेश के संकल्प को साकार करती हुई प्रदेश और राष्ट्र को समर्पित है और सरल, सुरक्षित और समावेशी यही है नया मध्य प्रदेश। तो सीएम मोहन यादव ने लोकार्पण किया है और इसके साथ ही आपको बता दें कि सीएम ने कार्यालय का शुभारंभ किया, जहां पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए भी नजर आए और इसके साथ ही भोपाल पे साइबर पंजीयन खोला गया, जहां पर सीएम पहुंचे और उन्होंने उद्घाटन किया है और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य में वन्य जीव संरक्षण और प्रबंधन को लेकर मध्य प्रदेश राज्य वन जीव बोर्ड की 31वीं बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में वन्य जीव संरक्षण, प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा और राज्य में जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का चर्चा भी की गई है। बैठक में अधिकारियों और विशेषज्ञों ने वन्य जीव संरक्षण से जुड़ी नीतियां और परियोजनाओं और भविष्य की रणनीतियों पर विचार विमर्श किया है। मुख्यमंत्री ने वन्य जीवों की संरक्षण और महत्व पर जोर देते हुए सभी विभागों को सक्रिय भूमिका निभाने के भी निर्देश दिए हैं। तो भोपाल से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर वन जीवों को लेकर लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य में वन्य जीव संरक्षण और प्रबंधन को लेकर मध्य प्रदेश राज्य वन्य जीव बोर्ड की 31वीं बैठक की अध्यक्षता की है और बैठक में ही वन्य जीव संरक्षण, प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा और राज्य में जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं पर चर्चा की गई है। बैठक में अधिकारियों और विशेषज्ञों ने वन्य जीव संरक्षण से जुड़ी नीतियां, परियोजनाओं और इसके साथ ही भविष्य की रणनीतियों पर विचार विमर्श भी किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने वन्य जीवों के संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए सभी विभागों को सक्रिय भूमिका निभाने के भी निर्देश दे दिए हैं। तो सीएम मोहन यादव ने यहाँ पर वन्य जीव संरक्षण पर चर्चा की, वन्य जीव संरक्षण योजनाओं पर विचार विमर्श किया। राज्य में जैव विविधता को बढ़ावा देने को लेकर भी विचार विमर्श किया गया है। मुख्यमंत्री ने वन्य जीव को लेकर लगातार फैसले किए, कई योजनाओं पर भी बातचीत की गई है। आपको बता दें, मोहन यादव ने राज्य में वन्य जीव संरक्षण और प्रबंधन को लेकर मध्य प्रदेश राज्य वन्य जीव बोर्ड की 31वीं बैठक की अध्यक्षता की है और बैठक में वन्य जीव संरक्षण, प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा और राज्य में जैव विविधता को लेकर भी चर्चा की गई है और वन्य जीव संरक्षण से जुड़ी नीतियां, परियोजना और भविष्य की रणनीतियों पर विचार विमर्श किया गया है। विभागों को सक्रिय भूमिका निभाने के भी लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं।
वन्यजीव संरक्षण पर चर्चा की गई है। वन्यजीव संरक्षण योजनाओं पर विचार विमर्श किया गया है। राज्य में जैव विविधता को बढ़ावा देने को लेकर विचार विमर्श किया गया है। तो आपको बताते चलें कि राज्य में जैव विविधता को बढ़ावा देने को लेकर लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है। सीएम ने 31वीं बैठक की अध्यक्षता की है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यह खास बैठक ली, जिसमें वन्यजीव को लेकर कई सक्रिय निर्देश भी दिए गए हैं और इसके साथ ही रणनीतियों पर विचार विमर्श किया गया है। अधिकारियों और विशेषज्ञों को वन्यजीव संरक्षण को लेकर निर्देश दिए गए हैं। ये 31वीं बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर मोहन यादव ने की है। डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य में वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन को लेकर मध्य प्रदेश राज्य वन्यजीव बोर्ड की 31वीं बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में ही वन्यजीव संरक्षण, प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा और राज्य में जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं पर चर्चा की गई है। बैठक में अधिकारियों और विशेषज्ञों ने वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी नीतियों और परियोजनाओं और भविष्य की रणनीतियों पर विचार विमर्श किया है। आपको जानकारी देते चलें कि मुख्यमंत्री ने वन्यजीवों के संरक्षण के महत्व पर जोर दिया और इसके साथ ही सभी विभागों को सक्रिय भूमिका निभाने के भी निर्देश दिए। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यह खास बैठक ली और सीएम ने 31वीं बैठक की अध्यक्षता की है, जहां पर वन्यजीव को लेकर संरक्षण पर चर्चा की गई है और इसके साथ ही वन्यजीव संरक्षण योजनाओं पर विचार विमर्श किया गया है। भोपाल से खबर सामने आ रही है, जहां पर एमपी विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन और इसके साथ ही आपको बड़ी जानकारी दे दें, जहां पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष नजर आ रहा है। तो बता दें आपको कि विपक्ष के निशाने पर सरकार है और कार्रवाई के दौरान हंगामे के पूरे आसार। बड़ी जानकारी, जहां पर हंगामा भी देखने को मिल सकता है। विपक्ष के निशाने पर सरकार, आपको बताते चले सरकार को घेरने की लगातार रणनीति। और भोपाल से खबर है, एमपी विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन, जिसको लेकर विपक्ष की तैयारी तेज से सरकार को घेरने की लगातार तैयारी कर रहा है और विपक्ष के निशाने पर सरकार साफ तौर पर हो सकती है। कार्रवाई के दौरान हंगामे के पूरे आसार बने हुए हैं। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर बजट सत्र का दूसरा दिन खास माना जा रहा है। विपक्ष की रणनीतियां, कई मुद्दे उठाने की तैयारी में विपक्ष नजर आ रहा है। एमपी विधानसभा के बजट सत्र के दूसरा दिन है और जिसको लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। विपक्ष के निशाने पर ही सरकार है और इसके साथ ही कार्रवाई के दौरान हंगामा भी विपक्ष के द्वारा किया जा सकता है। कई मुद्दे विपक्ष उठाने की रणनीति तैयार की बैठा है। तो भोपाल से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर बजट सत्र को लेकर बड़ी जानकारी, दूसरा दिन आज खास माना जा रहा है। दाबरा में मौजूद नवग्रह मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया जा रहा है और इस मंदिर की स्थापना बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा और उनके परिवार ने की है। समारोह में श्रद्धालु बड़ी संख्या में ही शामिल होकर नवग्रह की पूजा अर्चना में भाग ले रहे हैं। मंदिर प्रशासन ने आयोजन को व्यवस्थित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए विशेष व्यवस्थाएं भी की हैं। इस अवसर पर ही मंदिर परिसर को सजाया गया है और श्रद्धालुओं ने आस्था और भक्ति के साथ नवग्रह देवताओं की पूजा की है। आयोजन के दौरान ही स्थानीय लोग और अधिकारी भी मौजूद हैं। तो ग्वालियर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर नरोत्तम मिश्रा और उनका परिवार इस दौरान पहुंचा। आपको बताते चले, नवग्रह मंदिर प्रशासन आयोजन द्वारा ही यहां पर किया जा रहा है और इसके साथ ही दाबरा में मौजूद नवग्रह मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस मंदिर की स्थापना बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा और उनके परिवार ने की है। समारोह में ही श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल होकर नवग्रह की पूजा अर्चना में भाग ले रहे हैं और मंदिर प्रशासन ने आयोजन को व्यवस्थित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। इस अवसर पर ही मंदिर परिसर को सजाया गया है और श्रद्धालुओं ने ही आस्था और भक्ति के साथ नवग्रह देवताओं की पूजा की है। आयोजन के दौरान स्थानीय लोग और अधिकारी भी इस दौरान यहां पर मौजूद रहे। वहीं सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो वो भी पुख्ता नजर आए हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि दाबरा में ही मौजूद नवग्रह मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया जा रहा है और इस मंदिर की स्थापना
बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा और उनके परिवार ने की है। समारोह में श्रद्धालुओं की भारी संख्या देखने को मिली और वहां पर श्रद्धालु होकर नवग्रह की पूजा अर्चना में भाग लिए और जहां पर मंदिर प्रशासन ने आयोजन को व्यवस्थित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए विशेष इंतजाम भी किए हुए थे। और यहीं पर आपको बता दें कि अवसर पर मंदिर परिसर को सजाया गया और श्रद्धालुओं ने आस्था और भक्ति के साथ नवग्रह देवताओं की पूजा की है। आयोजन के दौरान ही स्थानीय लोग और इसके साथ ही अधिकारी भी मौजूद रहे। भोपाल के एक होटल में शादी समारोह के दौरान ही आग लगने की घटना सामने आई। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां और पुलिस मौके पर पहुंची। आग को काबू पाने में लग गई और जिसके बाद ही बैरागढ़ असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर ने जानकारी दी है कि आग लगने की वजह का पता लगाया जाएगा और घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। वहीं पर होटल में मौजूद लोग सुरक्षित रूप से ही बाहर निकाले गए। आग लगने की जाँच लगातार की जा रही है और इसके साथ ही पहली रिपोर्ट में पता चला है कि दुर्घटना के कारण हुई प्रतीत ये हो रही है। तो भोपाल से आपको खबर सामने बता रहे हैं जहां पर आग लगने की घटना सामने आई और इसके साथ ये भी बताया जा रहा है कि आग के कारण कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। भोपाल के एक होटल में शादी समारोह के दौरान ही आग लगने की घटना सामने आई और घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां और पुलिस मौके पर पहुंची। आग को काबू में कर लिया गया, लेकिन बैरागढ़ असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर ने जानकारी दी कि आग लगने की वजह का पता लगाया जाएगा और घटना में किसी तरह की भी जनहानि नहीं हुई है और होटल में मौजूद लोग सुरक्षित रूप से ही बाहर निकाले गए हैं। आग लगने की जाँच की जा रही है और इसके साथ ही आपको बता दें कि पहली रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई कि यह घटना दुर्घटना कारण हुई प्रतीत हो रही है। तो भोपाल होटल में आग लगी जहां पर बताया गया कि किसी के जनहानि जो है यहां पर नहीं हुई है। गनीमत रही कि सभी सुरक्षित हैं। वहीं पर आग पर काबू पा लिया गया है और इसके साथ ही भोपाल के ये होटल में एक होटल बताया जा रहा है निजी, जहां पर शादी समारोह के दौरान ये हादसा होते हुए नजर आया। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल की विभाग की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और पुलिस को भी सूचना दे दी गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। और इसके साथ ही आपको बता दें कि बैरागढ़ असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर ने जानकारी दी कि आग लगने की वजह का पता लगाया जाएगा और घटना में किसी के हताहत होने की अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। वहीं पर आपको बता दें कि फिलहाल जानकारी सामने आ रही है कि होटल में मौजूद लोग सभी सुरक्षित हैं और बाहर निकाल लिए गए हैं। आग लगने की जांच लगातार की जा रही है और वहीं पर बताया जा रहा है कि आग लगने के कारण ही कोई भी जनहानि नहीं हुई है। अमावस्या के पावन अवसर पर उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और भगवान महाकाल की पूजा अर्चना में भाग लिया। भस्म आरती में मंदिर परिसर को विशेष रूप से सजाया गया और देवता को भस्म से ही अभिषेक भी किया गया। आपको बताते चलें, श्रद्धालुओं ने आस्था और भक्ति के साथ आरती में हिस्सा लिया, जबकि मंदिर में स्थानीय लोगों ने भी विधिवत पूजा अर्चना की है और इसके साथ ही मंदिर प्रशासन ने भी आयोजन की तैयारियों को पूरी तरह से संभालते हुए सुरक्षा और व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान भी रखा है। इस अवसर पर भक्तों ने भगवान महाकाल से सुख, शांति और स्वास्थ्य की भी कामना की है। तो उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जहां पर श्रद्धालुओं ने अपनी मनोकामना मांगी है। और आपको बताते चलें कि अमावस्या के पावन अवसर पर ही उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती का भव्य आयोजन किया गया और इस दौरान ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। भगवान महाकाल की पूजा अर्चना में भाग लेते नजर आए। भस्म आरती में मंदिर परिसर को विशेष रूप से सजाया गया था और देवता को भस्म से अभिषेक भी किया गया है। श्रद्धालुओं ने आस्था और भक्ति के साथ आरती में हिस्सा लिया, जबकि मंदिर में स्थानीय पैरिस्टों ने भी विधिवत पूजन भी किया है और कार्य संपन्न करा है। आपको बता दें, मंदिर प्रशासन ने भी आयोजन की तैयारियों को पूरी तरह से संभालते हुए सुरक्षा और व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया और इस अवसर पर भक्तों ने भगवान महाकाल से सुख, शांति और स्वास्थ्य की भी कामना की है।
तो आरती में ही भगवान की आरती में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे और इसके साथ ही मनोकामना मांगते हुए नजर आए। वहीं सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो वो भी पुख्ता नजर आए हैं। आपको बताते चले कि अमावस्या के पावन अवसर पर उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती का भव्य आयोजन किया गया है और इस दौरान ही बड़ी संख्या में ही श्रद्धालु शामिल हुए और भगवान महाकाल की पूजा अर्चना में भाग लिया। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RNTV नेशनल।